हाय, वेलकम टू अनपॉपुलर ओपिनियंस। मैं हूँ प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। मैं हूँ कमल। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इन कंटिन्यूअस टू हमारा लास्ट एपिसोड, जो कि हमने बात करना स्टार्ट किया था इंडियन मैरिजेस के बारे में। और बेसिकली अरेंज मैरिजेस में जब रिश्ते स्टार्ट होते हैं, कैसे आप सर्च करते हो बेसिकली किसी ग्रूम के लिए या फिर लड़कों की साइड से किसी ब्राइड के लिए, और हमारा क्या एक्सपीरियंस था। तो लास्ट एपिसोड में मोस्टली मेरी मॉम ने डिस्कस किया था उनकी साइड से कि क्या क्या उन्होंने देखा अपने एक्सपीरियंस में जब उन्होंने मेरे लिए रिश्ते देखने स्टार्ट करे। अम, तो इस एपिसोड में हम वही कंटिन्यू करेंगे, बट जो इस बार पर्सपेक्टिव होगा वो मेरी तरफ से होगा कि अम, किस टाइप के हमारे को बेसिकली एक्सपीरियंस हुए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो फेस टू फेस हो। अम, और फिर मैं अपना उस पे ओपिनियन शेयर करूंगी इन द एंड। um, तो जस्ट अ रिकैप ऑन जो लास्ट एपिसोड है, अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज़ जाके सुनिए, बिकॉज वो एक पेरेंट की तरफ से एक पर्सपेक्टिव है। um, और बेसिकली इंडियन कल्चर में जो मोस्टली अरेंज मैरिजेस होती हैं वो दो तीन वेज में होती हैं। वन तो वही है कि अगर आपके रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू जो जो लोग आपको रेकमेंड करते हैं या बताते हैं। सेकंड होता है कि ऑनलाइन, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि मोस्टली हमारा एक्सपीरियंस उसी में है, क्योंकि जहाँ तक रिश्तेदारों की बात है तो बहुत डेफिनेटली हमारे को भी उनसे रिकमेंडेशंस आए थे, बट बहुत कम मैं बोलूँगी, क्योंकि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो बहुत कम है जो दिल्ली में हैं, ज़्यादातर अलग-अलग सिटीज़ या स्टेट्स में हैं। तो हमारा जो मोस्टली एक्सपीरियंस था वो ऑनलाइन था। और थर्ड वही तो होता है न्यूज़पेपर से हो गया, या फिर इवन मंदिर में भी लोग जाते हैं। और आई थिंक हाँ, तो ये तीन वेज हैं मोस्टली जिससे लोग रिश्ते करते हैं। तो एज फार एज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये था कि जब मैं एमबीए मैंने किया यूके से, वहाँ पे मैं 3 साल तक थी। तो जब एंड में मेरा पोस्ट वर्क वीज़ा जब ख़त्म होने वाला था, तो फिर मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर था शादी को लेकर मेरे पेरेंट्स से, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं अराउंड 24 25 की थी उस टाइम पर। तो वहाँ पर जब मैं थी तो मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मेरे से ये बोलते थे कि हाँ, कि तुम वापस आ जा, क्योंकि शादी कैसे होएगी या शादी कैसे करनी है, क्योंकि मतलब ये हम ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ, ये हम कोई भी लड़का बाहर देख के उसके साथ शादी कर दे, बिकॉज़ उसमें बहुत इनसिक्योरिटी होती है। अ, तो उनका ये कहना था कि तुम वापस आ जाओ और यहाँ पे आके तुम लड़का-वड़का देखो और शादी करो, क्योंकि ये ही नेक्स्ट स्टेप है। और उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे कोई समझ नहीं थी। हालाँकि मैं वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहना चाहती थी और मैं अपना वर्क वीज़ा एक्सटेंड कराना चाहती थी। बट वही है कि मेरे पेरेंट्स ने बट उस टाइम पे यही बोला कि तुम वहाँ पे कैसे अकेले मतलब ऐसे ही रहते रहोगे, मतलब कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तो तुम वापस आ जाओ और फिर बाद में तुम देख लेना जो तुम्हें करना है करो। तो फिर यही था कि उसके बाद फिर जब मैं वापस आई इंडिया, तो फिर थोड़े टाइम तक तो यही था कि ओके, पहले सीधा आके जॉब ढूँढनी है। फिर हमने साथ-साथ ही हमने उस टाइम पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि उस टाइम पे आपको याद ही होगा कि
हमारे को ये था कि अगर अभी हम स्टार्ट करेंगे तो 2-3 साल लगेंगे। ऑब्वियस वाली बात है, वही था कि 2-3 साल तो लगने ही है, तो हुँ। अभी स्टार्ट कर देते हैं। यस। तो फिर उसके बाद फिर हमने पहले वही है कि जीवन साथी हो गया या फिर और जो भी वेबसाइट्स हैं मैट्रिमोनियल की, वो उस पे सब पे हमने डालना स्टार्ट किया जस्ट देखने के लिए कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है। और ऑब्वियसली उस टाइम पे हमें इस चीज़ को लेके एक्साइटमेंट भी बहुत थी। और कोई नई चीज़ तुम कर रहे हो तो उसको लेके तुम्हारे को मतलब क्यूरोसिटी भी होती है, नया एक्सपीरियंस है। तो फिर उसके बाद वही हमने करना स्टार्ट करा था उस टाइम पे। और मुझे याद है कि शुरू में डेफ़िनेटली लोगों से बात होनी स्टार्ट हुई थी। तो पहले तो वही कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ, कि मतलब मैं अपनी तरफ से प्रोफ़ाइल डालूँ या फिर पेरेंट्स की तरफ से प्रोफ़ाइल डालें। तो मुझे याद है कि मैंने शायद अपनी तरफ से ही डाली थी प्रोफ़ाइल, क्योंकि मुझे था कि ओके मैं देखती हूँ कि मतलब कैसे लड़के हैं और कैसा मतलब प्रोसेस होता है। तो जब मैंने फिर डालना स्टार्ट किया तो उसपे बहुत सारे मतलब अम, आई थिंक लोगों ने बात-वात करनी स्टार्ट करी होएगी। तो वही लड़के थे, बट जो इनिशियली मेरा जो था अम, आई वुड से एक्सपीरियंस लड़कों के साथ डायरेक्टली बात करने का, वो ये था कि आई थिंक वही था कि ओके तुम थोड़ी तो बहुत बात कर लेते हो कि ओके क्या करता है कोई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड फिर उसके बाद फिर जैसे तुम्हारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है ऑन अ डेटिंग ऐप, इवन वैसी ही कॉन्वर्सेशन होती थी। और फिर उसके बाद फिर आई थिंक आप लोगों से जब बात हुई होगी मेरी, तो मैंने उस टाइम पे यही बोला था कि हाँ कि मुझे टाइम चाहिए और मैं पहले बात बात लड़के से करके देखूंगी। और अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर हुँ। हम आगे फिर उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं या वटेवर। तो फिर जब मैंने लड़कों से बात करनी स्टार्ट करी तो मुझे यही था मेरे अंदर बिलीफ के कि हाँ कि अगर वहाँ पे लड़के हैं तो दैट मीन्स वो वहाँ पे इसलिए ही है बिकॉज उनको शादी करनी है। वो इस वजह से है वहाँ पर। तो तो उस वजह से भी मैं मतलब एक कह लेंगे कि हाँ कि मतलब मैं सीरियस कॉन्वर्सेशन ही करती थी कि यस मुझे शादी करनी है। तो उसको लेके डेफिनेटली बात बात होती थी और फिर बात बात करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी। बट वही है कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ आई थिंक टाइम बाद कि यहाँ काफी लड़के महीनों महीनों तक बात करते रहे। 6-6 महीने। हाँ, जितने मर्जी महीने। और फिर वही है कि या तो उन्होंने फिर बात करनी बंद कर दी या फिर जब उनको हमने बोला कि यस कि ओके चलो तुम अपने पेरेंट्स से बात कराओ या ओके या फैमिली इन्वॉल्व करो, तो फिर वो फिर मतलब ऐसे हो गए कि हाँ, नहीं या व्हाटएवर। तो मतलब उससे आगे बात नहीं बढ़ी। वो वैसे बस वो थे कि ओके हम बात करते रहते हैं। और फिर वही था कि दूसरी कन्फ्यूज़न ये भी थी हमारे को कि हमें कहाँ पे लड़का देखना चाहिए कि हाँ, कि हमारे को दिल्ली में ही देखना चाहिए, दिल्ली से बाहर देखना चाहिए, इंडिया से बाहर देखना चाहिए। और फिर हम उसको कैसे नेविगेट करेंगे कि स्पेशली अगर हमें कोई रिश्ता मिलता है ऑनलाइन, क्योंकि रिस्क तो उसमें है। तो फिर वही था कि हमने अपना कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया। हमने हर जगह पे हमने सोचा कि हम करके देखते हैं। इंटरकास्ट भी हम रेडी थे। हाँ, वही हमने उसमें भी ऐसा था कि हमारे को कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमने नोटिस किया वो यही था कि लोग जो हैं वो अपनी कास्ट में ही कंफर्टेबल थे। तो मान लो जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में ही वो करना चाहते थे। ब्राह्मण के अंदर ही 12 हैं, 12 अंदर हाँ, है, अग्रवाल हाँ, है तो लिख हाँ, देते हैं लोग। लोग लिख हाँ। देते हैं कि हाँ, वी आर ओपन, कि हाँ, हम हुँ। किसी भी कास्ट में कर लेंगे, पर वो मैं देखा कोई नहीं रेडी होता। वही, जैसे बनिए हैं, वो फिर बनियों में ही करते हैं। तो वही था कि हमने उसमें तो अपना ओपन ही डाला हुआ था, बट फिर हमें यही था कि हमने वही नोटिस किया थोड़े टाइम बाद कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि लोग जो हैं, वो डेफ़िनेटली उनको वो तो इतना तक अंदर जाते हैं कि गोत्र भी आपका एक हाँ, होना चाहिए माँ का गोत्र या कौन-सा है, बाप का गोत्र व्हाटएवर। कौन-सा है। हाँ, तो वही।
तो वही सब चीज़ें थी, तो उस वजह से भी बहुत आपके लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसमें लोग कहते हैं कि हाँ, कि ओके तुम अपने आप को ओपन रखो, बट द पॉइंट इज़ कि तुम्हारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस लगा रहे हो कि अच्छा फ़िल्टर कुंडली भी लगाए हुए में हैं, बहुत फ़िल्टर लगाए तुम्हारी हुए हैं। कुंडली भी मिलनी चाहिए, तुम हुँ, अच्छे दिखने भी चाहिए, तुम्हारी जॉब भी इस तरह की होनी चाहिए, इतना तुम्हें कमाना चाहिए। फिर उसके बाद फिर तुम्हारी कास्ट कौन-सी है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारे मतलब तुम कहाँ पे रहते हो, तुम अम, उसके बावजूद भी सब कुछ करने कराने के बाद हमने तो सबको मतलब हाँ, छूट दे दी मतलब थी कि जो मर्ज़ी आपने हुँ। मिलाना है मिला लो। बट वही है कि हमने जो नोटिस किया वो यही किया कि लोग जो है वो उसमें कंफर्टेबल नहीं थे। तो फिर उसके और जहाँ तक आह, और हमने चीज़ नोटिस करी वो ये थी कि जहाँ तक पेरेंट्स और उनके बेटे की बात आ जाती है, उसमें बहुत बड़ा गैप था। क्योंकि अगर हम लड़के से डायरेक्टली बात करते थे तो फिर जब बाद में हम उसको बोलते थे कि ओके फैमिली से हमें बात करनी है, तो लड़का फिर ऐसे हो जाता था, ओ हाँ, नहीं, 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 नहीं। अभी अभी नहीं, हाँ, अभी अभी हम नहीं। बात करते रहते हैं। हाँ, देखते हैं अभी, हाँ, व्हाटएवर। और अगर हम फैमिली से डायरेक्टली बात करते थे, सपोज़ हम फैमिली से बात करी, फैमिली को ठीक लगा। फैमिली कहती है कि अच्छा हाँ, हम इंटरेस्टेड हैं, बट हम अपने लड़के से बात करेंगे, फिर हम आपको बताएँगे। वो लड़का तो फिर मतलब वो लड़का कहते जो हैं ना, है लड़का पुणे में है, लड़का हाँ, बाहर कहीं है, वो बाहर है, आएगा, वो व्हाटएवर। दिसंबर में आएगा, वही, ये वही, है। वही, तो वही। फिर हम कहते थे कि फिर फ़ायदा क्या है तब तक बात करने का? या फिर वो हमारे को फ़ोन नंबर दे देते थे, वो फ़ोन ही नहीं वही। उठाता था वो। वही। तो वही था फिर उस केस में हम फिर जब हम फैमिली को बोलते थे, फैमिली आगे लड़के को बोलती थी, लड़का उनकी सुनता नहीं था। तो फिर इस चक्कर में ही हमारा पूरा ऐसे घूमता गया। तो फर्स्ट जो मुझे याद है जो कि एक लड़का था जो हमारे को ऑनलाइन हमें दिखा था। तो बाय चांस वो लड़का जब हमने देखा तो मेरे एक रिलेटिव हैं उन्होंने बोला कि वो उनको जानते हैं और वो फिर हमें लगा कि ओह अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था क्योंकि हमने उसको ऑनलाइन देखा हमारे को रिलेटिव ने कोई वो नहीं किया था रेकमेंड तो वो फिर हमें लगा कि अच्छा है वाह! ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर उसके बाद फिर बाय चांस सेकंड टाइम हमने उनकी ही जो एड है वो वहाँ पे देखी न्यूज़पेपर में भी, तो वो भी एक कोइंसिडेंस था। तो फिर जब हमने उनको अप्रोच किया, हमने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ, कि येस हम इंटरेस्टेड हैं और हम मिलना चाहते हैं। और उस टाइम पे वो जो लड़का था वो बाहर रहता था यूएस में एंड जो पेरेंट्स थे वो बाय चांस वो इंडिया आए हुए थे और फिर जब वो यहाँ पे होंगे तो उनको होगा कि यस हम लड़कियों को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं मिल लेते हैं और फिर उसके बाद हम फाइनलाइज कर देंगे लड़के की शादी के लिए या वटेवर ऐसे उनका कुछ प्लान होगा तो फिर हमने कहा ओके ठीक है हम मिल लेते हैं तो हम फिर मिलने गए और तो मैं और मेरे पेरेंट्स और फिर वो लोग मतलब उसकी मदर थी लड़के की और उसके नाना थे शायद हाँ तो हमने फिर फाइनलाइज किया कहीं मिलने का और हम फिर मिले तो हमने उनसे मतलब बात करी बट वही है कि मुझे उनके मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से अजीब लगे अजीब इन द सेंस कि मतलब मैं उनको ये मान रही थी कि ओके वो मॉडर्न होंगे या व्हाटएवर क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में रहते थे और दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे जो लड़के के पेरेंट्स थे वो डॉक्टर्स थे तो मेरे को ये था कि ओके मॉडर्न फैमिली है या व्हाटएवर बट फिर जब मैं वहाँ पे उनसे मिलने गई तो उन्होंने मतलब ऐसी बातें वो मुझसे पूछ रहे थे कि हाँ कि तुम कितने रिलीजियस हो तुम व्रत रखते हो या नहीं और तुम कुकिंग वगैरह के बारे में जो कि मतलब वो थोड़े से मुझे वियर्ड लगे क्वेश्चंस एंड देन फिर वही है कि मतलब मुझे था कि उनके लड़के के से जहाँ तक मिलने की बात थी, वो कह रहे थे कि हाँ, कि ओके वो कभी आएगा 2 दिन हाँ, बाद ही आ 2-3 रहा दिन था। बाद वो आएगा और वो फिर तुम उससे मिल सकते हो या व्हाटएवर। बट फिर वही है कि हम
3-4 चीज़ें थी जो मेरे को मतलब बॉदर उस टाइम ये करी, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अम, वो लोग उसके लिए, लड़के के लिए वो देख रहे हैं, ठीक है? सेकंड ऑफ ऑल वो लड़का अकेला यूएस में रह रहा है, उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं रहते, ठीक है? और वो मतलब बॉर्न एंड बॉट अप वहीं का था। तो वो चीज़ मेरे को बॉदर करी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिया में क्यों देख रहे हैं उसके लिए लड़की, वो बाहर से क्यों नहीं देख रहे जहाँ जो वहीं की हो। सेकंड ऑफ ऑल आपको नहीं पता कि जो लड़का है, वो मतलब अकेला वहाँ पे रह रहा है, वो उसका क्या लाइफ़स्टाइल है। हो सकता है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड हो, और हो सकता है मैरिड भी हो, हाँ, कुछ तुम्हें भी क्या हो पता? सकता है, हुँ, मतलब वो क्योंकि मतलब ये चीज़ मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं हो रही थी कि हाँ, कि कोई लड़का वहाँ का यूएस का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वहाँ पे रह रहा है, वो इंडिया से क्यों लड़की के साथ शादी करके और लेके जाना चाहता है। लड़का भी मदर को उसने बोला हुआ है कि तुम जाके पहले पसंद कर लो, फिर मैं हाँ, बाद में देखूँगा। वही, सेकंड वही। मतलब उसकी वो है, मतलब फर्स्ट वो है हाँ, जो, ये भी तो एक अजीब बात थी ना, तो ये वही, सारे रेड फ्लैग्स ही थे उस टाइम पे ये वही। सारे। फिर उसके बाद फिर थर्ड चीज़ वही थी कि हाँ, कि जो मैं अगर मैं जाऊँगी तो मेरे को वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। तो वो फिर वो भी चीज़ थी कि हाँ, कि उस मतलब कि तुम्हारे को अगर स्पाउसल वीज़ा पे तुम जाते हो यूएस में, तो तुम्हारे को यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। तो फिर मेरे को वही था कि हाँ, कि जब तक मेरे को हमें सिटिज़नशिप नहीं मिल जाती या ग्रीन कार्ड जो भी है वो नहीं मिल जाता, तब तक आई कांट वर्क, मे बी 5 ठीक है? इयर्स। हाँ, व्हाटएवर 5-10 इयर्स वी डोंट नो। तो वो भी चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे बॉदर करी, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने तभी मास्टर्स कंप्लीट किया था थोड़ा टाइम पहले। तो मेरे को यही था कि हाँ, कि मुझे करियर अपना बनाना है और मुझे करियर परस्यू करना है अपना। तो मुझे यही था कि मैं अगर वहाँ पे गई, तो मैं फुल्ली एक तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। सेकंड, वहाँ पे मेरा कोई है नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, ना उसकी फैमिली है। हुँ, थर्ड, वही है कि मतलब मैं कोई अपना करियर परस्यू नहीं कर सकती वहाँ पर। तो मैं बिल्कुल वहाँ पे एक वो मतलब हाउसवाइफ बन जाऊँगी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था उस टाइम पे कि हाँ, कि येस मैं घर पे रहूँ और मैं अपने हस्बैंड को देखूँ, या मैं बच्चे पैदा करूँ और मैं बच्चों को देखूँ, वो वाला लाइफ़स्टाइल नहीं चाहिए था मुझे। तो फिर मैंने वही जब ये सब क्वेश्चंस वगैरह पुट अप किए, या फिर जब ये मैंने सब चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी, तो डेफ़िनेटली उन्होंने शुरू में मुझे बहुत बोला कि ऐसे नहीं होता, या फिर ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, या फिर वो जानते हैं। और वो जो हमारे रिलेटिव थे, वो फिर उन्होंने ये बहुत बोला कि हाँ, हम उनको जानते हैं, जान-पहचान है, तो उस चीज़ को लेके भी बहुत वो था प्रेशर कि वो हाँ, जानते हैं। हालाँकि बहुत वो साल पहले, जान-पहचान बहुत पहले की थी, जब बच्चे वो छोटे थे। वो बहुत छोटे-छोटे थे। जो लड़का था वो बहुत छोटा था, हुँ, और मतलब तो वो 10-20 साल पहले की उनकी जान-पहचान होएगी, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट छूट गया था। वो पहले कभी 10-20 साल पहले वो जानते होंगे एक-दूसरे को, बट दे डोंट नो कि हाँ, कि वो लड़का की क्या मतलब है लाइफ़स्टाइल, या उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको पता था। तो वो भी चीज़ मेरे को मतलब बॉदर कर रही थी कि एक्चुअली में आप नहीं जानते उनको, ठीक है, आपका पहले कभी आप उनको जानते होंगे सालों पहले, बट अब आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उनसे। तो फिर वही है कि इन द एंड हमने फिर डिसाइड किया कि नहीं, देयर इज़ टू मच ऑफ अ रिस्क, एंड सबसे बड़ा तो वही था कि हाँ, कि मैं वहाँ जाके जॉब नहीं कर सकती, जो कि फिर हमने उनसे भी शेयर किया वो कंसर्न। तो वो फिर मतलब उन्होंने हमारे को थोड़ा-सा ऐसे ही कर दिया कि हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया, नहीं कर सकती, लोग बेबी सिटिंग कर लेते हैं, या ऐसे ही घर पे बैठे-बैठे थोड़ी बहुत कर लेते हैं। और मेन तो ये था कि हाँ, कि लड़का जो है वो बहुत कमाता है, अच्छा खासा कमाता है तो ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, तुम बड़े घर में इतना अमीर लड़का है, तुम उसमें उसके साथ रह रह रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है? तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे बॉदर करी कि हाँ, कि जो ये था कि ओके, तुम्हें ज़रूरत ही क्या है?
तो उनकी मेंटालिटी भी फिर मेरे को उससे पता चल गई थी कि हाँ, कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जो तुम हाँ, जो मतलब जो लड़के के माँ-बाप हैं, तो फिर उनकी मेंटालिटी पहले से उससे थोड़ा-सा पता चलने लग गई थी कि उनकी कैसी मेंटालिटी है, कि उनको ऐसी लड़की चाहिए कि हाँ, घर में रहे और पूजा-पाठ करे और व्रत-व्रत रखे और मतलब घर बिल्कुल का काम करे और जाके चूँ संस्कारी ना कर और सके, वहाँ हाँ। कुछ भी उसके साथ कुछ गलत होता है, तो वो क्योंकि टोटली वो होएगी, डिपेंडेंट होएगी, तो वो कुछ कर ही नहीं सकती। और हुँ, इंडिया से जाएगी तो जो उन्होंने मतलब इसीलिए सारा उनका वो था, वही। ये प्लान था उनका कि हाँ, तो फिर वही है कि फिर उसके बाद फिर हमने उनको फिर फाइनली मना कर दिया। हालाँकि उसके बाद हमारे रिलेटिव्स ने हमें बहुत बोला कि नहीं तुमने बहुत गलत किया है या ब्ला, ब्ला, ब्ला। बट इन द एंड जो हमने अब हम अगर जितनी बार भी सोचते हैं इस बारे में तो हम वही सोचते हैं कि हमने बहुत सही किया उस टाइम पर। यस। तो फिर उसके बाद फिर बाकी जितने भी उसके बाद मुझे लड़के मिले हैं वो वेबसाइट के थ्रू जो भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं उसके थ्रू मिले हैं। बट वही है कि उनके साथ वही था कि हाँ, वो थोड़ी देर बात करते थे और उसके बाद फिर वही है कि मतलब घोस्टिंग हो कर लेते थे कि हाँ, गायब हो जाते थे या फिर वो अपनी फैमिली से बात ही नहीं कराते थे। तो फिर उसके बाद फिर वही है कि हमने फिर बहुत चीज़ें उसमें ट्राई करी हैं, अलग-अलग वेज़ बट वही था कि एक टाइम पे आपको अपने पे डाउट होने लग जाता है कि ओके, हम कभी अपने पे डाउट बहुत बार हम ये करते थे कि अच्छा मे बी हमारे में कमी है कुछ कि हाँ, कि ओके मे बी मेरी सैलरी कम है या मेरी जॉब ठीक नहीं है या फिर मेरी कुंडली में कुछ कमी है या फिर मतलब हाँ हाँ कि हम मतलब अपने आप को चेंज करें या झूठ बोलें हम कि ओके हम कुंडली झूठी बनवाएं या फिर हम बहुत कम-कम सैलरी में भी एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर हाँ कोई भी लड़का मतलब मिल जाए, या फिर इस हम टाइप मतलब वही झूठ बोलें कि अच्छा हाँ, कि भई मैं मतलब जैसी मैं हूँ, मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं वैसी नहीं हूँ। तो उस चीज़ को लेके भी बहुत ऐसी बातें हुई हैं कि हाँ, कि ओके यस तुम बोल दो कि ओके हाँ, ठीक है मंदिरों में भी व्हाटएवर। गए हैं हम, मंदिरों में भी जा के रजिस्टरों में नाम हाँ, लिख-लिख के लेके आए हैं। वहाँ वही, पे वही, सब वही। सब फेक है, वहाँ पर भी सब नहीं फेक भी और प्लस वही है कि वहाँ पे मतलब जितने भी लोग हैं वो देखो ना कैसे लोग आते होंगे माँ-बाप वहाँ पे आते हैं, सोचो। जो कि माँ-बाप आते हैं और सेकंड ऑफ ऑल वही है कि वो जो मंदिर जा रहा है वो तो वही अजय, मोस्टली जाएँगे ना कि हाँ, जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुंडलियों में। कुंडलियों में या फिर ये सब चीज़ों में। तो वही है कि वहाँ पे फिर लोग ऐसे से ही आते थे वहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको मोस्टली वही है कि एक्सेप्ट ये करना कि हाँ कि यस लड़की जो है वो जॉब करती है उसको लेके उनको प्रॉब्लम थी या फिर सेकंड ऑफ ऑल वही है कि हाँ कि ओके तुम मतलब क्या तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है या फिर तुम वही है मतलब अलग-अलग चीज़ें थी जो हमने उसमें एक्सपीरियंस करी जो कि हमारे को वहाँ पे मेन तो वही है कि हमारे टाइप का या जो हमारे वैल्यूज़ के साथ मैच करे ऐसा कोई हमारे को वहाँ पे तो मिला ही नहीं। फिर उसके बाद फिर वही है कि जहाँ तक कि फिर वेबसाइट्स की ही बात आती है, तो वही है कि आपको पहले तो बहुत खुद पे ही डाउट होता है आपको बहुत ज़्यादा। तो आपकी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का होता है या फिर एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होता है क्योंकि एक अगर बार-बार आपको सपोज़ कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, तो या फिर अगर कोई कुछ बोलता भी नहीं है, तो हम हमारे पास कोई ऑप्शन जवाब ही नहीं नहीं रहता देते, जवाब जैसे एक्सेप्ट मिलने भी आए, जैसे सपोज़ मिलने आए, देखने आए, उसके हुँ, बाद कहते हैं हाँ, ठीक है, अच्छा जाके बताएँगे। वो जवाब ही हुँ। नहीं देते, पेरेंट्स भी नहीं जवाब देते। वही। तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती बट यही आपके पास चॉइस रह जाती है कि आप बैठ के उसके ऊपर ओवरथिंक करो और उसको आप खुद की अपनी असम्पशन्स लगाओ, ठीक है? तो जो आपकी असम्पशन्स होती हैं, वो मोस्टली अपने पे डाउटफुल वाली ही होती हैं। और फिर वही हुआ, फिर मेरे को उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मैंने इस चीज़ के बारे में ओवरथिंक किया और अपने आप को डाउट किया बट फिर वही है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन चला गया उसके बाद
और फिर मैं वही है कि मैं अपने पेरेंट्स को फिर मैं बोलती थी कि हाँ, कि मतलब ये जो चीज़ है ये मतलब अच्छी नहीं है, कि इस वज़ह से मतलब मुझे मेरा सेल्फ मे कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। मेरे को एक और चीज़ बीच में याद आ रही है, जैसे हाँ। कि एक एक और अभी ये वियर्ड चीज़ होती है जब इंडियन मैरिजेज़ में, ये तो चलो मैट्रिमोनियल की बात हो गई कि हाँ, चलो ठीक है, मंदिर में जाके चलो तब भी ठीक है। कि समझ लो एक समझ जैसे पशु मेला लगता है ना, कि हाँ, बोली लगती है, ऐसे ही एक हमने अटेंड किया था। हाँ, वो एक इवेंट था जो आई थिंक किसी कोई मीडिया कंपनी का ही था इवेंट, और उसमें बेसिकली क्या था कि उसमें उन्होंने बोला था कि हाँ, हम ये इवेंट कर रहे हैं किसी बैंक्वेट हॉल में और वहाँ हुँ, पे आप आ सकते हो। लड़के या अपने को लड़कियों आपको को लेके रजिस्टर, हाँ, पेरेंट्स। पेरेंट्स आके अपने लड़के-लड़कियों को लेकर आएँगे और वहाँ पे फिर तुम एक-एक करके वो आपको बुलाते हैं उस स्टेज पर और फिर इंट्रोडक्शन दो। आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो और फिर मतलब आपके साथ आपका बेटा या बेटी होते हैं और आप स्टेज पे जाते हो। हाँ, तो वो तो और हमारे फिर लिए। उसके बाद फिर बाद हाँ, में फिर वो तुम जाके अपने टेबल पे बैठ जाते हो और फिर लोग आते हैं आपके पास जो आप में इंटरेस्टेड हैं। हाँ। या फिर लोग अपना आपके साथ डिटेल शेयर कर देते हैं। हुँ। तो वो इतना ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था वो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसमें लड़के लिटरली आए ही नहीं थे। लड़के आए ही नहीं थे, लड़कियाँ लड़के, वाली आई हाँ, थी। हाँ, लड़के लड़कियाँ बहुत थी। कम थे, बट मेन तो यही था कि वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग और एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस था और मतलब लिटरली आपको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, कि ऑक्शन हो रहा है आपका, कि हाँ, कि आपको मतलब बेचा जा रहा है कि अच्छा हाँ, हाँ, ये ले लो, ले लो, ले लो, हाँ, टाइप ऑफ। हाँ। तो वही है कि मतलब हम बेसिकली इतने जो हमारा वो तो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था। नीड थी, हमारी नीड या वांट थी, वो डेस्परेशन में फिर चेंज हो गई थी। तो वही है कि मतलब ज मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं ब्लेम करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ये था कि हाँ, कि हम कोई वे छोड़े ना। हुँ। ठीक है? हमें किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ओके, हाँ, दिस इज़ टू पता मच। नहीं था ना हमारे को कई चीज़ें तो तो पता ही नहीं था, देख-देख के आइडिया लगा ना वो फिर जा-जा के। आगे पीछे जो आपका हाँ। होता है, हुँ, और मेन तो वही है, डेस्परेशन की बात है कि हाँ, कि जैसे मेरी फिर एज बढ़ती गई, हमारी डेस्परेशन जो है वो बढ़ती गई। हुँ, ठीक है? क्योंकि फिर यही होता है, सब यही बोलते हैं कि हाँ, कि ओके, तुम 30 के हो जाओगे, तो उसके बाद तो आपको फिर लड़का इम्पॉसिबल है मिलना, फिर तो हुँ, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा हुँ, आपको। तो उससे पहले फिर वही है कि हम इतने ज़्यादा वो डेस्परेट हो गए थे कि ओके, वी आर मतलब विलिंग टू डू एनीथिंग। हुँ, तो फिर इस वजह से हमने फिर सारी ये जो चीज़ें हैं, हमने करके देखी हैं, और वो इसी चक्कर में करके देखी हैं कि अच्छा, ट्राई करके देखते हैं। तो हालाँकि ठीक है, हम वो एक इवेंट पे ऐसे गए थे, बट उसके बाद फिर हमारे को ऐसा हो गया था कि नो, नो वी विल नेवर नेवर, डू दिस नेवर। अगेन। हाँ। तो फिर वही है कि उसपे भी मतलब हमने वो इवेंट भी किया था। फिर उसके बाद फिर वही है कि हाँ, मैं अपनी उसकी बात कर रही थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो तुम्हारा वही है कि जैसे-जैसे ये चीज़ तुम्हारी डेस्परेशन में चेंज होती है, उतनी ही तुम्हारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन चला जाता है तुम्हारा। तो वही है कि ऊपर से जो तुम्हारे को तुम मतलब लोग बोलते हैं आस-पास, वो तुम्हारे को पता नहीं चलता कि तुम आगे-पीछे भी एक-दूसरे को भी वही बोलते हो। कि हाँ, जो तुम्हारे रिश्तेदार बोलते हैं, कि तुम्हारे रिश्तेदार यही बोलते हैं कि अच्छा, हम अगर सपोज़ वो आपसे आके पूछ रहे हैं कि ओके, हाँ, शादी का क्या हुआ? आप देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ? कोई लड़का नहीं मिला? तो फिर अगर हम बोलते हैं कि हाँ, नहीं, अभी तो कोई नहीं मिला, तो उनका फिर यही होता है कि अच्छा, हाँ, आपको अब आपको ही चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, या आप बहुत ज़्यादा चूज़ी मतलब हो। चूज़ी हो, या आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आप उसमें लगा रहे हो, आप छोड़ दो ये सब चीज़ें। अगर हम चाहे वो सैलरी को लेके कहते थे कि अच्छा, कि लड़का है, सपोज़ वो मेरे से 5-10 साल बड़ा है और उसकी सैलरी मेरे जितनी भी नहीं है, तो भी लोग कहते थे अच्छा, हाँ, ठीक है, तो क्या हो गया? तुम छोड़ दो। या हुँ, फिर और सब चीज़ें जो भी हम देखते थे कि हाँ, कि ओके, लड़के की फैमिली कैसी है, या लड़का अगर जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है उसकी, तो ये सब कहना बहुत ईज़ी है कि लोग बोल देते हैं, और बिकॉज़ वो इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज़ तुम लड़की हो। हुँ, ठीक है? कि हाँ, कि अच्छा, कोई बात नहीं, लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है या लड़की वालों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो एडजस्टमेंट जो है, वो तुम एक लिमिट तक ही कर सकते हो। तुम एक
लड़की को, जो एक सपोज़ न्यूक्लियर फैमिली से है, उसको उठा के तुम एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में डाल दो, ठीक हुँ, है? या फिर कोई लड़की दिल्ली से है, तुम उसको उसकी शादी कोई गाँव गाँव में में कर दो। करा दो, हाँ, ठीक है? तो बट लोग उसको ऐसे ही बोलेंगे, लोग बोलेंगे हाँ, तो क्या हो गया? कर लो, हुँ। करना पड़ता है, या हाँ, ऐसे ही करना पड़ता है, लड़कियों को तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, वो बहुत कॉमन है इंडियन कल्चर में, जो कि हर रिश्तेदार जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अ, उसके पास जो यही ओपिनियन है कि मतलब तुम, हाँ, लड़की हो तो तुम्हें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी भी मेरे को मतलब अभी भी बोला गया, अभी भी मतलब ये बोला गया कि अगर जैसे तुम्हारे पास अगर पीआर है, तुम कनाडा में सेटल्ड हो, तो वो लोगों को यही लगता है ना कि इसका मतलब हमारी जो है डिमांड है वो इतनी ज़्यादा है, वो मैच नहीं करती लोगों से। हुँ। तो वो मेरे को ऐसे एग्जांपल देके बोलते हैं कि हाँ, अगर कोई यहाँ पे लड़का हो, कोई छोटे शहर में हो, अगर इसको वापस आना पड़े, तो फिर आप क्या रेडी हो जाओगे? तुम मैं अब मैं बोलती हूँ, अब हमारे अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ, हम डेस्परेट नहीं हैं हम। हुँ, वही। हम इतना झुकने को तैयार नहीं है कि हाँ, कि मतलब वो कनाडा में सेटल्ड है, पीआर उसके पास है और वो इतनी मेहनत से गई है, अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे गई है वो। तो ये थोड़ा ना है कि मतलब सिर्फ़ शादी के लिए मतलब इतने डेस्परेट हो जाओगे कि हम किसी के भी पैरों में पड़ जाएँगे या मतलब कहीं भी बट हाँ, वो झुक जाएँगे। लड़की को तो ऐसे ही समझा जाता है कि हाँ, कि भई लड़की का तो कोई वजूद होता ही नहीं है, ना ना उसकी कोई डिज़ायर्स हैं, ना उसकी कोई वांट्स हैं, वो उसको बस पकड़ के कहीं भी उसकी शादी कर दो तुम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो फिर मतलब जैसे मर्ज़ी करे, उसको करना पड़ेगा। तो वही है कि मतलब हमारे को जो फिर वही होता था कि हाँ, कि अगर मेरे को कोई, मोस्टली मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी ये प्रॉब्लम होती थी शुरू-शुरू में कि वो मुझे कोई बताते थे। जैसे सपोज़ वो कुछ देख रहे हैं, वो मेरे लिए लड़के देखते थे, या उनको कोई प्रोफाइल्स आते थे, तो उनको सपोज़ को ठीक लगता था और वो मेरे साथ शेयर करते थे। तो वो कहते थे कि हाँ, इसमें क्या बुराई है या इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो उस चीज़ को लेके भी मेरी बहुत, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं घर पे, कि इस चीज़ को लेके कि हाँ, कि मतलब तू तू बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती, या तू लुक्स पे बहुत ज़्यादा जा रही है, या फिर पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा जा रही है। सिर्फ़ जो मैटर करता है वो सिर्फ़ कई चीज़ें मैटर करती हैं, जो कि ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए नहीं करती, कि हाँ, कि अच्छा हाँ, ठीक है, बस ये मैटर करता है कि हाँ, वो क्या कमाता है, या उसकी फैमिली कैसी है, एजुकेटेड है या नहीं। तो वही चीज़ें हैं कि उस मतलब इट वाज़ डेफिनिटली नॉट ईज़ी, बिकॉज़ जो भी है, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मॉडर्न हैं, लिबरल हैं, बट मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ, कि वो इतने हैं कि मतलब वो इंडियन सोसाइटी से उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। तो वही है कि उनसे मेरे को वही सुनने को बहुत मिला है कि अच्छा हाँ, मतलब तू अपने आप को क्या समझती है, कि हाँ, कि तू तू बहुत तू बहुत अच्छी है जैसे। तो वही है कि फिर वो मेरे लिए वो मतलब ऑब्वियसली सुनने में अच्छा नहीं था, बट वही है कि वो मैंने उस चीज़ को पर अपने आप को डाउन नहीं करने दिया मैंने, कि हाँ, कि मैं इतना डाउन चली जाऊँ कि हाँ, मैं कोई भी किसी को भी पकड़ लूँ शादी करने के लिए, जैसा मर्ज़ी कोई हो। तो मैंने उस चीज़ पे बट वही डिसाइड किया हुआ था कि नो, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आई विल नॉट सेटल, बिकॉज़ वही है कि डेफ़िनेट मैं ये कहूँगी कि आप आपके लिए मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ वही मेरी बहस होती थी कि लुक्स को लेकर। तो मुझे यही था कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि लुक्स 100% मैटर नहीं करती हैं, बट डेफ़िनेटली करती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम बोलो कि 0% है। तो मैंने उनको वही बोला कि लुक्स, पर्सनैलिटी ये मेरे लिए मैटर करती हैं, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है स्पेशली अरेंज मैरिज में, वो आपका लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी से ही होता है। फिर आप सेकंड किसी को चांस देते हो कि हाँ, कि ओके तुम उसकी फैमिली देखो, या कैसे कोई बिहेव करता है, उसका नेचर है। क्योंकि हर कोई मुझे यही बोलता था कि हाँ, हाँ, कि तुम नेचर देखो, तुम नेचर देखो, तुम नेचर देखो। बट द पॉइंट इज़, नेचर तुम्हें नहीं पता चल सकती किसी की अनलेस एंड अंटिल यू हैव बीन इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देम। तो किसी का बिहेवियर या किसी की नेचर जो है, वो तुम्हारे को तब पता चलती है जब उनके साथ तुम बहुत सालों से हो।
तभी जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में यही डिफरेंस है कि लव मैरिज में जब तुम किसी रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है? तो वो तुम मे बी उसकी लुक्स इसलिए नहीं देखते हो बिकॉज़ ठीक है, तुम एक वो चीज़ ऑर्गेनिकली होती है जिसमें तुम किसी से मिलते हो, तुम फ्रेंड्स बन जाते हो उसके साथ, बट तुम उसके बारे में वैसे नहीं सोचते हो। फिर वो धीरे-धीरे तुम उसको जानते हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप बढ़ती है, तुम क्लोज़ हो जाते हो, फिर तुम्हें उसका नेचर अच्छा लगने लग जाता है, फिर तुम अटैच हो जाते हो। फिर उसके बाद तुम्हारे को वो चाहे लुक्स में अच्छा भी ना हो, तब भी फिर तुम्हारे को वो अच्छा लगने लग जाता है। बट वही है, अरेंज मैरिज में ऐसे नहीं होता। तो अरेंज मैरिज में इट इज ऑपोजिट, कि फर्स्ट तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है, तुम्हारे को उसकी लुक्स पे ही या पर्सनालिटी पे ही उसको जज करना पड़ता है। फिर बाद में जाके तुम उसके साथ मे बी जब शादी हो जाए उसके बाद जाके तुम्हें उसकी नेचर पता चलेगी, अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही है। तो वही लोग जो हैं वो ये चीज़ समझते नहीं हैं कि अरेंज मैरिज इज़ वेरी डिफरेंट। यू कैन नॉट से कि हाँ, कि तुम सिर्फ़ नेचर देखो किसी की, तुम नेचर नहीं देख सकते अनलेस तुम उनको 4-5 साल का टाइम दे रहे हो कि अच्छा हाँ, ले लो तुम 4-5 साल का टाइम और तुम डेट करो एक-दूसरे को 4-5 साल के लिए, उसके बाद शादी कर लेना। तो फिर वो अरेंज मैरिज से तो फिर लव मैरिज ही हो गई ना फिर। तो ये डिफ़रेंस है। तो उस चीज़ को लेके फिर बहुत ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बहस होती थी, जिसमें मैं उनको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी। और वही है कि ये चीज़ के ऊपर बहुत हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसको बहुत साल लग गए। 4-5 साल लग गए मुझे, मतलब ये चीज़ एक उनको समझाने में कि हाँ, कि मतलब मेरा व्यू पॉइंट क्या है, और मतलब मेरा व्यू पॉइंट जो है वो सही है। वो ऐसा नहीं है कि हाँ, कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ, कि यस मुझे कोई सुपर मॉडल लुक्स वाला कोई लड़का चाहिए। बट वही है कि एक डिसेंट लुकिंग लड़का चाहिए जिसके साथ आई कैन गेट कंफर्टेबल, बिकॉज़ अल्टीमेटली मान लो अगर मैं आज किसी लड़के से मिली अरेंज मैरिज के लिए, तो 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में मेरी शादी हो जाएगी उसके साथ। दैट मीन्स कि 1 साल में आई विल बी स्लीपिंग विद हिम, ठीक है? तो वही चीज़ है कि मतलब उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता कि हाँ, कि ओके, हाँ, ठीक है, लड़की को कोई तुम्हारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए कि वो लड़का जैसा मर्ज़ी हो। तो फिर धीरे-धीरे जाकर मतलब मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत टाइम बाद समझे हैं। और ये चीज़ जो है वो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि बहुत सारे विमेन जो हैं वो फेस करती हैं, जिसमें जो पेरेंट्स हैं वो जो शादी को लेके जो लड़कियों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जो सोसाइटी है अल्टीमेटली वो डालती है। पेरेंट्स का मैं इसमें फॉल्ट नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ पेरेंट्स जो हैं वो को अल्टीमेटली उसी से डर लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। इसलिए वो फिर अपने बच्चों पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उनको होता है कि नहीं, सोसाइटी इनको तंग करेगी आगे जाकर। तो बट वही है कि अगर सपोज़ आप कॉन्फिडेंट हो और आप अगर अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि यस आई कैन हैंडल इट, या फिर वो आपको देखते हैं कि शी इज एबल टू हैंडल इट, ठीक है, और हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो कन्विंस हो जाते हैं कि ओके यस, हाँ, ये मैनेज हो सकती है सिचुएशन। तो फिर वही है कि धीरे धीरे फिर हमने अपना वे चेंज किया, कि जिसमें हमने ये जब देखा कि हाँ, कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पेरेंट्स को उससे भी फ़र्क पड़ा कि हाँ, कि मैंने उनकी बात सुनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। बहुत सारी चीज़ों में जो उन्होंने मुझे बोला मैंने वो किया है। चाहे वो जैसे मैंने बोला जो बहुत ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था वो भी मैंने उनके कहने पे किया है। तो वही चीज़ है कि उन्होंने भी जब देखा कि येस, शी इज़ ट्राइंग, ठीक है, उसने हमारी बात भी मानी है, तो हमारे को भी कहीं न कहीं उसकी बात माननी पड़ेगी। तो फिर वही है कि उनको फिर हम धीरे-धीरे मेरे पे भी ट्रस्ट हो गया कि यस, कि जो वो बोल रही है, हमें उस पे सुनना चाहिए। तो फिर आई थिंक काफ़ी सालों तक हमने ऐसा किया है, और उसके ऊपर मैं तो ये भी कहूँगी कि सबसे बड़ा जो चीज़ मुझे बॉदर करती थी, वो ये थी कि जो पैसा स्पेंड हो रहा है।
कि हमने मतलब लाखों जो हैं उसके ऊपर लगाए हैं मैट्रिमोनियल पे, जिसपे 4-5 बार लगवाए ये होंगे। क्लेम किए जाते हैं कि हाँ कि 100% गारंटी या फिर मनी बैक गारंटी या व्हाटएवर। तो वो भी चीज जो है एक बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है, बिकॉज आ आप ये सोच के देखो कि अगर सपोज कल एक आप शॉप में जाओ, वहां पे एक प्रोडक्ट आए, ठीक है, कोई कपड़े धोने का प्रोडक्ट है वो, और वो बोले कि मतलब 100% ये आपका काम करेगा, ठीक है, आपके कपड़े धुल जाएंगे, आप उसको लो, वो घर जाओ, कपड़े धो और धुले ना वो, ठीक है, तो आप क्या आप मतलब वो प्रोडक्ट धीरे 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 सब यूज करेंगे और सब देखेंगे, और उसमें से फिर बाद में लोगों को पता चले कि हाँ कि 100 हमने बेचे हैं प्रोडक्ट, उसमें से सिर्फ 3-4 के कपड़े धुले हैं, बाकी सबके धुले ही नहीं। तो क्या होगा फिर उस प्रोडक्ट के साथ? वो प्रोडक्ट कोई नहीं बाय करेगा और वो प्रोडक्ट हटा दिया जाएगा शेल्फ से कि नहीं, ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो लोग फिर भी मतलब अपना करी जा रहे हैं कि हाँ कि अच्छा हाँ हमारे थोड़े बहुत सक्सेसफुल केसेस हुए हैं, उसको लेके वो बोली जा रहे हैं कि देखो हाँ शादियां हो रही हैं हमारे थ्रू, बट कितने परसेंटेज हो रही हैं? मैनेजर भी हमने हायर किया था, उनका ही। उन्होंने हाँ, अपने हमारे को एक और मैनेजर दिया उसका कि हम उसका भी फ़ॉलो-अप करेंगे। एक्सपीरियंस सेम ही था, उसने हाँ। भी यही बोला कि हाँ मैं कॉल करता हूँ। तो फिर ये भी चीज़ है जो कि मैं बोलूँगी कि इसके ऊपर भी डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ होना चाहिए कि अ, अगर कोई 100% कोई चीज़ नहीं काम कर रही है, तो आप उसको नहीं बेच सकते, चाहे वो प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। अगर मान लो एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि कोई भी नेटवर्क कंपनी है, चाहे वो एयरटेल हो या जियो हो, अगर कल आप ऐसा हो कि वो बोलें कि हाँ कि ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेटवर्क, बट इसमें से 100 लोगों में से सिर्फ 3-4 लोगों का फोन चलेगा, उसमें नेटवर्क काम करेगा, बाकियों में नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा उस कंपनी के साथ? वो शट डाउन हो जाएगी वो कंपनी, वो उसको सर्विस को बंद कर देंगे वो, क्योंकि ये न वो वही माना जाएगा कि नहीं ये चीज़ काम नहीं कर रही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस केस में वो अभी भी कमा रहे हैं, उनको अभी भी सक्सेसफुल माना जा रहा है कि दे आर सक्सेसफुल, बट दे आर एक्चुअली नॉट। तो वही चीज़ है कि इस चीज़ के ऊपर भी मतलब मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है कि हाँ, कि मतलब तुम कैसे उस चीज़ को कर सकते हो? तो दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से तुम्हारा जो लड़कों को लेके मेरा एक्सपीरियंस है, वो आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी मेरी मॉम ने उस चीज़ को भी लेके बात करी थी। बट वही मैं बोलूँगी कि सेम एक्सपीरियंस या सिमिलर एक्सपीरियंस मेरा भी था, जिसमें मैंने वही नोटिस किया कि जिससे भी मैं लड़के से मैंने बात करी है इस चीज़ के बारे में कि ओके तुम्हें क्या चाहिए, या तुम्हें कैसी वाइफ चाहिए, या तुम्हारा क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है तुम्हारी, तो सबका जवाब यही होता था कि हाँ कि मेरे माँ बाप का मैंने के हाथ छोड़ा हुआ है मैंने, मतलब उनको पता ही नहीं, या और ना वो चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि हाँ कि यस आई शुड नो, कि या फिर या मैं कुछ अपने क्राइटेरिया सेट करूं, नहीं, उसके ऊपर उन्होंने कंप्लीटली उनके ऊपर ही छोड़ दिया है। इवन माँ-बाप भी खराब करते हैं, मैंने देखा। माँ-बाप ने भी हमें बहुत लटकाया है 6-6 8-8 महीने कि हाँ, हमारा बेटा आएगा, वो बात करेगा, हमारी बेटी आएगी, ये मतलब वो माँ-बाप भी गिव अप नहीं करते। हालाँकि इसका पता और चलता ये है। मेन तो ये है ना कि कंट्रोलिंग जो है पावर, हाँ, हाँ, वो लड़के के पास है ही नहीं। वो हाँ। उसमें कभी कोई बोल रहा है कि अच्छा नहीं हमारे हमारे घर में ने तो ना ये है, उसकी बहन जो है वो डिसाइड करेगी, या उसका भाई है उसकी भाभी है वो डिसाइड करेंगे। मतलब जो कंट्रोलिंग है वो और लोगों के हाथ में है, लड़के के हाथ में है ही नहीं। अलग-अलग लोग हैं, कोई कहे कि हमें ईमेल नहीं करना आता, ईमेल हमारी जो बहू है वो करेगी।
या वो देखेगी या लड़का आएगा तो लड़के उम, मतलब कभी भी मैंने देखा है कि पूरी फैमिली एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे कभी आए ही नहीं इकट्ठे, इकट्ठे हुए ही नहीं कि हाँ, हम सब रेडी हैं मतलब हाँ, मिलने के बट लिए। सबसे ज़्यादा जो चीज़ वही है कि मुझे जो बॉदर करती है वो यही है कि जो लड़के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ वाइफ। वो अपने लिए कोई बीवी नहीं ढूंढ रहे हैं, वो शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको लाइफ पार्टनर चाहिए, उन वो शादी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अपने माँ बाप के लिए उनको बहू चाहिए। ठीक है, उनको अपने माँ बाप के लिए एक नर्स चाहिए कि हाँ मेरे माँ बाप अब ओल्ड हो रहे हैं उनको अब जरूरत पड़ती है घर में उनकी टेक केयर करने की किसी की, या कोई उनको देखने के लिए चाहिए, तो इसलिए मेरे को शादी करनी है। या लड़का मैंने देखा कोशिश करता रहता है, जैसे लड़का अपने रिलेशनशिप में है, वो ट्राई करता रहता है कि हाँ, माँ-बाप कब तक करेंगे, थक जाएँगे, जब थक जाएँगे तब मैं बोल दूँगा, वो कहेंगे हाँ, हम थक गए अब तू तू बता दे अब। होता है ये सब चीज़ें, ये भी चीज़ें करते हैं। ये भी एक तरीका है एक माँ-बाप को अपने कन्विंस करने का। वो अपनी अपनी बताते हैं लड़की कि हाँ, इस लड़की को मैंने इससे शादी करनी है, तो वो जान के फिर ट्राई करते हैं कि माँ-बाप खुद ही डालते हैं, प्रोफ़ाइल डाल देते हैं, खुद ही उसकी फ़ोटो एल्बम में से निकाल के डाल देते हैं। वो सारा कुछ खुद ही करते रहते हैं और फिर बातें ऐसे करते रहते हैं, मीठी-मीठी बातें करते रहते हैं, पूरा मतलब वो पूरा ये उनका यही होता है कि हाँ, धीरे-धीरे करके ना हम अपने लड़के को ना कन्विंस कर लेंगे। इस चक्कर में तुम लड़की वालों को बहुत खराब करते हैं। एक और जो चीज़ है सोचने वाली वो ये है कि जो कंट्रोल है और जो पावर है वो किसके हाथ में है जब बात आती है लड़कों की और उनके पेरेंट्स की। तो लड़के जो हैं जहाँ तक शादी की बात आती है उसमें लड़कों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उनको क्या चाहिए। उन्होंने कंप्लीटली जो कंट्रोल है वो अपने पेरेंट्स के हाथ में दिया हुआ होता है कि मुझे नहीं पता, मतलब मेरी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लुक्स को लेके मे बी वो बोल देते होंगे, बट मोस्टली उनको बस यही है कि हाँ कि मेरे पेरेंट्स को चाहिए, मुझे तो कोई वाइफ की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पेरेंट्स को ज़रूरत है, मे बी उनको, वो बूढ़े हो रहे हैं तो उनको उनकी टेक केयर करने के लिए या घर देखने के लिए या उनको आगे पोता-पोती चाहिए इसलिए। तो वो उन्होंने कंप्लीटली जो पावर और कंट्रोल है वो शुरू से ही हाथ में दे दिया होता है। तो उससे आपको क्या पता चलता है? उसको आप यही आपको पता चलता है ना कि आगे भी जाकर कोई ऐसा बंदा जिसने शुरू में ही अपने लिए नहीं स्टैंड लिया, वो आगे जाके आपके लिए कैसे वो स्टैंड ले लेगा। तो वही चीज़ है कि जहाँ तक लड़कियों की बात आती है वो कैसे हम उनके साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब उनके पेरेंट्स की बात आती है या लड़कों के पेरेंट्स की बात आती है, तो इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक है? बट आपको ये भी देखना चाहिए कि इन द एंड जो लड़की है वो भी अपने माँ-बाप को छोड़ के ही आ रही है। क्योंकि कोई ये सुनेगा तो बोलेगा कि अच्छा, दिस इज़ वेरी अनफेयर कि तुम लड़के को कैसे बोल सकते हो कि हाँ, वो अपने माँ-बाप को छोड़ दे। बट टू बी फेयर, लड़की भी तो आ ही रही है ना अपने माँ-बाप को छोड़ के। ऐसे तो तुम वो लड़की भी बोल सकती है कि ठीक है, मेरे को भी अपने माँ-बाप को रखना है। माँ-बाप जो हैं उसका जो रिलेशनशिप है, जस्ट बिकॉज़ वो शादी कर ली है, तो अगर तुम लड़की को बोल रहे हो कि आपका चेंज हो गया है रिलेशनशिप अपने माँ-बाप के साथ, अब तेरा वो नहीं है, तो फिर वो लड़के पे अप्लाई क्यों नहीं होता? वो लड़की पे ही क्यों होता है? उसका आंसर क्या है? क्योंकि वो लड़की है। बस दैट इज़ द ओनली आंसर। अगर तुम कल किसी से पूछोगे तो वो यही बोलेगा, कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़की है, लड़की को ही छोड़ने पड़ते हैं अपने माँ-बाप। बट द पॉइंट इज़ कि अगर वो सैक्रिफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर रही है, एडजस्ट कर रही है, तो फिर लड़के को भी रेडी होना चाहिए। बट वही है कि एज़ अ सोसाइटी जो हमारा कल्चर है, जो इंडियन सोसाइटी है, उस वो यही है कि नहीं, ऐसे नहीं होता, और ना वो लड़के वो पावर छोड़ना चाहते हैं बिकॉज़ देखा जाए तो अभी जो लड़कों के हाथ में पावर है या लड़कों के माँ-बाप के हाथ में पावर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यों छोड़ना चाहेंगे? वो चाहे फिर वो एक्सक्यूज़ दें कल्चर का या ट्रेडिशन का या व्हाटएवर, इट डज़न्ट मैटर। वो एक्सक्यूज़ है। इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ बिकॉज़ वो चीज़ें तुम्हारे फ़ेवर में हैं। अगर कल ऑपोज़िट हो जाए,
और हम अगर बोलें कि नहीं, एक्चुअली में जो ये ट्रेडिशन है, ये है कि लड़के को छोड़ के अपने माँ-बाप को लड़की के घर आना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है क्या रिस्पॉन्स होगा उसका? लड़के ऑब्जेक्ट करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते, ठीक है? क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, या मैं तो नहीं लड़की के साथ एडजस्ट कर सकता या उसके माँ-बाप के अंडर आ सकता, मेरी ईगो है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? तो तो फिर यही चीज़ है, जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कल्चर का, कि हाँ, नहीं, नहीं, लड़की को ही ऐसे करना पड़ता है, लड़की को ही एडजस्ट करना पड़ता है, लड़की को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। नहीं, नहीं, अच्छा, लड़की लड़की को ही लड़के के माँ-बाप की टेक केयर करनी पड़ती है। नहीं, लड़की को ही खाना बनाना पड़ता है। नहीं, लड़की को ही ये घर को सँभालना पड़ता है। नहीं, लड़की को ही बच्चे सँभालने पड़ते हैं। नो, ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये सब लड़कियों को करने की ज़रूरत है। कुछ भी कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कहीं है भी, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो हमने बिकॉज़ ही बनाए हैं ना, रूल भी तो हाँ, हमने ही बनाए हैं ना। वही। सोसाइटी हमारे हमारे से है, सोसाइटी से हम थोड़ी हैं। हम जो बनाएँगे वो जो जो कंफर्टेबल होना चाहिए। दुनिया में जो सिर्फ़ एक चीज़ है, जो लड़कियाँ कर सकती हैं और लड़के नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है, बच्चा पैदा करना, दैट्स इट। और बाकी सब चीज़ें जो एग्ज़िस्ट करती हैं, वो लड़के भी कर सकते हैं, जितना लड़कियाँ कर सकती हैं। चाहे वो किसी बच्चे को देखना हो, चाहे वो किसी बूढ़े माँ-बाप को देखना हो, चाहे वो कुक करना हो, चाहे वो सफाई करना हो, जो मर्ज़ी हो। जो लड़कों के पास सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ है, वो अभी सिर्फ़ बायोलॉजी का एक्सक्यूज़ है कि हाँ, कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारे पास यूट्रस नहीं है, या हमारे पास फीमेल ऑर्गन्स नहीं है। तो उसके अलावा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कि हाँ, कि तुम ये बोलो कि यस, कल्चर का एक्सक्यूज़ तुम मत दो, ठीक है? कल्चर ऐसी चीज़ है जो कि इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होना भी चाहिए। अगर तुम उसी चीज़ में रहोगे, तो तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होगी, तुम पीछे रह जाओगे तुम। तो फिर वही है कि जहाँ तक फिर बाद में जब मैं अराउंड 30 इयर्स की हो गई, तो फिर वही है कि अल्टीमेटली मैंने अपने माँ-बाप को यही मैंने अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करी कि आप शादी के ऊपर इतना स्टक क्यों हो, कि शादी होनी ही चाहिए। तो वही है कि उसके में मुझे 2-3 रिस्पॉन्सेज़ ही मिलते थे, कि वन इज़ कि ओके, तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे को ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारी कौन देख-रेख करेगा, या तुम्हें कौन देखेगा? सेकंड ये होता था कि हाँ, कि नहीं, कोई ना कोई तो तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। तो फिर मेरे क्वेश्चन वही होते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? बहुत सारे लोगों की शादी होती है, या तो डिवोर्स हो जाता है, या फिर वो किसी की लाइफ तुम्हें नहीं पता कि कितने टाइम की है। वो कोई बहुत अच्छा भी पार्टनर आपको मिल जाए, तो यू डोंट नो कि कब तक के लिए मिलेगा। थर्ड, वो पार्टनर कैसा होगा? वो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा हो कि वो टेक केयर करे आपकी या कर पाए, फॉर व्हाटएवर रीज़न। तो फिर मैंने वही उनको बोला कि हाँ, कि मैं इस चीज़ पे फ़ोकस करूँगी, कि हाँ, कि मैं इतना अपने आप को कैपेबल या सक्सेसफुल बना सकूँ, कि हाँ, कि जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत हो, मैं वो अपने लिए प्रोवाइड कर सकूँ। और मैं उस पे ज़्यादा मैं उसको ज़्यादा रिलायबल मानूँगी, कि हाँ, वो मैं अपने लिए चीज़ वो खरीद लूँ। मेरे को कोई हेल्प चाहिए, आई कैन गेट अ नर्स। मेरे को कुछ और कहीं अगर सपोज़ कहीं रहना है, मैं ओल्ड एज में होम में जाके रह लूँगी। तो वही चीज़ है कि मुझे मैंने जो अपने ऑप्शंस दिए कि हाँ, कि मेरे पास ये ये कोई वो नहीं है कि हाँ, कि ये सिर्फ़ एक ही मेरे पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद फिर वही था अम, कि जहाँ तक मेन जो पर्पस है आपका, वो मेरे मेरे को यही था कि देखो, आप अल्टीमेटली क्या चाहते हो? आप मेरी खुशी चाहते हो, ठीक है? तो आप ये नहीं चाहते कि मेरी शादी हो, आप ये चाहते हो कि मैं खुश रहूं, ठीक है? तो फिर उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए कि मुझे खुशी किससे मिलती है।
तो फिर वही है कि फिर अल्टीमेटली फिर धीरे-धीरे उनको रियलाइज़ हो गया कि यस, कि मेरी जो खुशी है वो इस चीज़ में है कि मैं अपने जो ड्रीम्स हैं या जो मेरे गोल्स हैं लाइफ में, वो मैं खुद अपने बलबूते पे वो करूँ चीज़ें। और अगर मुझे कोई पार्टनर फिर मिलता है ऑन द वे, देन ही कैन ऐड टू माय लाइफ, ठीक है? बट जो मेरी लाइफ मुझे बनानी है या मुझे अपने आप को जो बनाना है, वो मैं अपने बलबूते पे अपने आप को बनाऊँ, बट मैं अपने आप को कंप्लीट ही समझूँ अपने आप में कि आई एम कंप्लीट। मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं है कंप्लीट फ़ील करने के लिए। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कोई आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको खुश करे या मेरे को घुमाए, फिराए, खिलाए-पिलाए। उसके बजाय ये कोशिश करो कि मैं खुद ही अपने आप को मतलब मैं खुश कर सकूँ, वो ज़्यादा हाँ, बेटर है। एग्ज़ैक्टली। तो फिर वही है कि धीरे-धीरे मैंने फिर हमने ये चीज़ धीरे-धीरे छोड़ दी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को फाइनेंशियली वो कोई हमारे को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा था उसमें। और सेकंड ऑफ ऑल ऑनलाइन और या जितने भी हमने उसमें बहुत पैसा किए, वेस्ट कर दिया हमने। उसमें फिर हमने मतलब कोई हमारे को कोई पोटेंशियल कोई किसी ऐसा कुछ मिला नहीं जिसमें हमारे को लगा हो कि हाँ, कि इसमें हमारे को कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर मैंने फिर उसके बाद फिर वही डिसाइड किया कि हाँ, कि मैं जो अपनी खुद लाइफ में करना चाहती हूँ चीज़ें फिर मैं वो करूँगी। और उसके बाद फिर मेरे पेरेंट्स धीरे-धीरे कन्विंस हुए, और फिर जब उन्होंने देखा कि यस, कि अम, मेरा कॉन्फिडेंस वापस जब धीरे-धीरे फिर आने लग गया, उनके अंदर भी आने लग गया, और फिर हमारे को धीरे-धीरे फेस भी करना आ गया सबको कि सोसाइटी में कि हाँ, कि अगर कोई हमें कुछ बोलता भी था, तो हमारे को पता था कि हमें कैसे हैंडल करना है। कि हाँ, अगर हमें कोई बोले कि ओह! अच्छा, अच्छा शादी नहीं हुई, क्यों? तो हम उस पे कोई वो हम कुछ करते ही नहीं थे कि हाँ, कि हम तो सीधा यही क्वेश्चन करते थे, क्यों? क्यों करनी है शादी? और उसके मैं अब यही बोलती हूँ ना कि मैंने भगवान से प्रे माँगी थी कि मेरे बच्चे खुश रहें, तो भगवान शायद यही चाहता है कि मेरे बच्चे शायद ऐसे ही खुश रहें, तो हाँ, व्हाई नॉट? वही एग्ज़ैक्टली। तो मतलब वही है ना कि जो अगर तुम वही अपने सोसाइटी में जाओगे और तुम बाहर रोने रहोगे, सपोज़ तुम जाके बोलो हाँ, ओह माय गॉड! हाँ, नहीं हो, ये ऐसे है हमारा तो फिर तुम्हारे साथ लोग भी वैसे ही बिहेव करेंगे। लोग भी तुम्हारे को ऐसे कहेंगे, ओह माय गॉड! अच्छा ऐसा हो गया, ओह माय गॉड! कितना बुरा हुआ आपके साथ। ओह! बट वही है कि अगर तुम जाओगे कि हाँ, कि ये ठीक है, ये चीज़ हमने ट्राई करी बट दिस इज़ नॉट फॉर अस, ठीक है? दूसरी बात और ये हम खुश हैं हाँ, अपने में, और हम अपने लाइफ में अगर हम थ्राइव कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, तो फिर हमारे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर धीरे-धीरे लोग वो भी फिर पीछे हट जाते हैं। फिर वो आपसे भी क्वेश्चन नहीं करते कि अच्छा क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ, आपको वो चीज़ बॉदर ही नहीं कर रही है। कल को हम डेस्परेट होके या लोगों से डर के या सोसाइटी से डर के सपोज़ कल को मैं शादी कर भी दूँ अपने बच्चों की, तो कल को जब मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी, इस हाँ, कोई वजह से, आएगा, तो कोई नहीं कल कल आएगा। कौन आएगा? कौन सोसाइटी आएगी मेरे को मेरे बच्चों को देखने के लिए? वही एग्ज़ैक्टली। कौन लड़ेगा मेरे लिए आके या कौन स्टैंड लेगा? हाँ, कौन-सा जब कोई रिश्तेदार आके खड़ा हो जाएगा कि वही, हाँ, जब कोई हम हैं? चैलेंजेज़ आएँगे, हाँ, ठीक वही, है? वही। तो क्या आप वो रिश्तेदार हेल्प करने आएँगे या वो आके सपोर्ट करेंगे? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि मतलब हम सोसाइटी या जो आस-पास हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जितनी हमें देनी नहीं चाहिए। और हमारे को अल्टीमेटली अपने आप की और अपने इमीडिएट फैमिली को ही बस कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वही मैटर करते हैं और कोई मैटर नहीं करता। उनका ओपिनियन और उनका सपोर्ट ही आपको चाहिए, जो आपका एक्चुअल सपोर्ट सिस्टम है आपका। तो वही है कि अगर आप सिमिलर सिचुएशन में हो, तो डेफ़िनेटली मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि कभी भी किसी को अलाउ मत करो कि आपकी सेल्फ एस्टीम पे कोई क्वेश्चन कर, मतलब जब आ जाए तो, ठीक है? सेकंड ऑफ डेस्परेट ऑल होके कभी भी कोई डिसीज़न ना लो। डेस्परेट होके या इस वजह से शादी करना कि हाँ, कि ओके माँ-बाप बोल रहे हैं या सोसाइटी बोल रही है या
यही करना है, अब और क्या करना है, मतलब इतनी एज हो गई है, अब तो करनी पड़ेगी। ये भी एक गलत रीज़न है शादी करने का। शादी आपको तब करनी चाहिए जब आपको कोई पोटेंशियल लाइफ पार्टनर मिल जाए। जब आपको कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसी आपको लड़की मिले जो आपको लगता है कि हाँ, कि यस, ये मेरे को बहुत अच्छी तरह से कोई समझता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे इंस्पायर करता है, ये मेरे लिए फाइट कर सकता है, मेरे लिए स्टैंड ले सकता है। यस। ये अगर ऐसा कोई पोटेंशियल आपको मिलता है पार्टनर, वो किसी भी एज देन में मिले, किसी भी हाँ, एज में मिले। और वो किसी भी एज हाँ। में आपको मिल सकता है। ये भी सोचना कि हाँ, कि नहीं, अब तो मैं 30 की हो गई हूँ, ये भी सोचना गलत है कि हाँ, कि आपको नहीं कोई मिलेगा। उन लोगों को भी मिलता है जिनका, जैसे जो लोग डिवोर्स हो जाता है, कई बार आपको उनकी भी सेकंड या थर्ड शादी होती है, उनको भी मिल जाता है। हुँ। और बट वही है कि अगर नहीं भी मिलता, मैं तो एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी बोल रही हूँ कि नहीं भी मिलता, तो तब भी भी कोई उस चीज़ बात को नहीं। नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तुम अकेले नहीं हो, तुम उन लोगों को जब तुम ये बोलते हो कि हाँ, क्योंकि मैं तो अकेली रह जाऊँगी या व्हाटएवर, तुम अकेले, तुम अपने आप को बना रहे हो अकेले। तुम उन सब लोगों को इग्नोर कर रहे हो जो करंटली तुम्हारी लाइफ में हैं, जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे माँ-बाप हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे वो तुम्हारे भाई-बहन हों, कज़िन्स हों, जो मर्ज़ी। तुम्हारे बहुत सारे लोगों की लाइफ में कई लोग क्लोज़ होते हैं, जो तुम्हारी फैमिली मेंबर्स भी नहीं होते, ठीक दुनिया है? में मैंने तो देखा बहुत कुछ रास्ते निकल आते हैं। आप आखिर बहुत बहुत कुछ सारे ऐसे सोसाइटी भी को लोग दे हैं, सकते इवन हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हाँ। जिनकी इमीडिएट फैमिली है, सपोज वो फॉर वट एवर रीजन उनकी लाइफ में नहीं है, चाहे वो पास अवे हो गए हैं, हुँ। या फिर आपका रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है, जैसे कई मतलब कोई बाप छोड़ के चला जाता है बच्चों को, हाँ। ठीक है, और माँ जो है वो बाय चांस बीमार है, वो देख नहीं सकती आपको या व्हाटएवर, तो फिर उनकी, ऐसे लोगों की भी और फैमिली बन जाती है, दैट इज योर, वो फैमिली एक ब्लड रिलेशन से नहीं बनती, वो और आपके वैसे रिलेशनशिप से बनती है। तो इस चीज को भी हमने, वही चीज बहुत अपने लिमिटेड बिलीव्स बनाए हुए हैं कि यस, मेरी मेरी फैमिली तो ये यही हो सकती है, या मेरा पार्टनर तो यही हो सकता है, या मेरा मतलब मैं नहीं तो मैं अकेली हूँ। तुम अकेले नहीं हो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है, चाहे वो आपके बस और कोई ना हो, एक फ्रेंड ही हो आपका। और बहुत सारा आप प्यार बाँट सकते बाकी हो। अगर आप आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ, कि यस, मतलब मेरे को अकेलापन लगता है, तो वो उस चीज पे काम करो अपने पे। हुँ। अगर दैट मीन्स कि यू डोंट लाइक योर सेल्फ, ठीक है, आपको अपनी ही कंपनी नहीं पसंद है, इसका मतलब अगर आप अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि आपको खुद की कंपनी ही नहीं पसंद। तो पहले फिर अपने आप से प्यार करना सीखो, अपनी कंपनी से प्यार करना सीखो। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें अपनी ही कंपनी नहीं पसंद, तो दूसरा आके पसंद करे तुम्हारी कंपनी। तो इसलिए आजकल सेल्फ लव की भी, मतलब बहुत ज़्यादा इसलिए बात होती है, बिकॉज़ फर्स्ट यू नीड टू लव योरसेल्फ, देन यू कैन आस्क अनदर पर्सन, या तुम किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई तुम्हें प्यार करे, या तुम्हारे को कोई मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दे। तो वही चीज़ है कि बट लोग लोग वही है, उसको एज़ एन एक्सक्यूज़ लेते हैं कि नहीं, नहीं, मैं तो अकेली नहीं रह सकती, या मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे तो कोई ना कोई चाहिए। वो भी इस ये चीज़ भी को, एडिक्शन है, ये ये भी भी एक, एडिक्शन है। उसको नॉर्मलाइज़ क्यों कर रहे हो तुम? दिस इज़ नॉट नॉर्मल, हुँ। कि अगर तुम अपने साथ नहीं रह सकते, या तुम अकेले नहीं रह सकते, या तुम सिंगल नहीं रह बहुत सकते हैं। सारे लोगों को देखा है दैट हमने इज़ अ अकेले ह्यूज रहते हैं। प्रॉब्लम। उस वजह से फिर तुम, मतलब कुछ ना कुछ तो रॉन्ग डिसीजंस तुम आगे जाके लोगे ही, या तो तुम कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे अपने पार्टनर पे, फिर वो तुम्हें अगर अटेंशन नहीं देगा, या तुम्हें कोई टाइम नहीं देगा, फिर तभी आपको प्रॉब्लम होती है कि हाँ, आप बोलते हो कि नहीं, मैं मेरे को, मतलब तू टाइम नहीं देता है, या मेरे को, मतलब तू 24/7 मेरे साथ रहा कर। या डर रहता है कि ये छोड़ के चला गया तो क्या हाँ, होगा? मेरा क्या होगा? मेरे चाहे वो बच्चों आपको का क्या ट्रीट होगा? ये चाहे वो सब। जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट करे, हाँ। ठीक है? आपको वो आपके लिए अच्छा ना हो, तब भी लड़कियाँ, लड़के उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, इसी डेस्परेशन की वज़ह से, कि हाँ, कि नहीं, हमारे को अकेले नहीं रहना बस। तो इसीलिए ये चीज़ें हमारे को दिमाग में रखनी चाहिए,
और होपफुली जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आपने रिलेट किया होगा, क्योंकि कहीं न कहीं तो या तो आपके साथ हुआ होता है या किसी न आपने सुना होता है किसी के साथ ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं, और ये आजकल बहुत कॉमन है ये चीज़। तो वही चीज़ है कि इस चीज़ पे आई थिंक हमारे को बहुत रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है, और सेल्फ खुल के रिफ्लेक्शन बात की। होनी चाहिए सोसाइटी में ना, ताकि हुँ, लोगों को भी ये थोड़ा हौसला हो कि हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि लोग हुँ, इसलिए भी छुपाते हैं। वही। लोग मैंने देखा कवर करते हैं कि जैसे किसी की हुँ, शादी नहीं हो रही, या लड़कियाँ भी मतलब नहीं मतलब बात करती इस तरह खुल के। तो अगर खुल के हुँ, बात करें, शेयर करें लोगों से, या सोसाइटी में थोड़ा-सा पता चले, तो एक-दूसरे की हिम्मत बनते हो आप। वही। और इन द एंड जो मैटर करता है वो यही करता है कि आप जो सही डिसीजन लो अपने लिए विदाउट एनी डेस्परेशन या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, विदाउट अकोमोडेटिंग अदर्स, कि हाँ कि तुम या दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं कोई तुम डिसीजन ले रहे अपने लिए। अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ है, जो उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम्हारे को ही झेलने पड़ेंगे, कोई नहीं झेलेगा वो इन दी एंड। ना आपके पेरेंट्स झेलेंगे, ना रिश्तेदार झेलेंगे, ना भाई बहन, कोई भी नहीं झेलेगा, वो तुम्हें झेलना है। तो इसलिए अगर तुम कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो ऐसा, तो उसको डाउट मत करो कि हाँ कि यस। बाकी तो वही है कि इन द एंड मैंने फिर वही डिसाइड किया कि मैं मतलब अपने आप को क्लोज ऑफ नहीं करूँगी। मैं डेट करना कंटिन्यू रखूँगी, और डेफ़िनेटली अगर मेरी लाइफ़ में कोई सूटेबल पार्टनर मुझे लगता है कि जो अ, मेरी टाइम या एनर्जी डिज़र्व करता है, तो मैं डेफ़िनेटली उसको वो दूँगी। बट वही है कि मतलब देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री, कि हाँ, कि तुम्हें अपना पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी पे ही कंटिन्यू हुँ, करेंगे, और हम बात करेंगे बेसिकली लोनलीनेस के बारे में, हुँ। और सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव के बारे में भी बात करेंगे, और बेसिकली अगर तुम ये पाथ लेते हो अपने लिए कि ओके कि अवेयरनेस। मतलब रिलेशनशिप में जाना या फिर शादी करना, या अगर तुम मतलब तुम कैसे डिसाइड करते हो कि एक पार्टनर मेरे को भी चूज करना चाहिए या नहीं, और मतलब डेस्परेशन या फिर वांट में क्या ये भी पता डिफरेंस हो होना सकता चाहिए कि है। शादी हम एक्चुअली में चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। ये भी आपके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि माँ-बाप चाहते हैं या सोसाइटी चाहती है इसलिए करनी है। ये सब चीज़ें भी आपको अपने लिए क्लियर होनी चाहिए। बाकी इस बारे में हम हम ये बात भी बात करेंगे। करेंगे कि मतलब लड़के जो हैं, उनके लिए मतलब उनको अपनी सोच कैसे बदलनी चाहिए, जो अभी है करंटली, बट आगे जाके उनकी सोच कैसी होनी चाहिए जब एक वाइफ की बात आती है, जब शादी करने की बात आती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अ, तो सुनते रहिए और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और आई थिंक हमारा जो एक्सपीरियंस था वो डेफिनेटली चैलेंजिंग था, बट हमने बहुत उससे लर्न किया है, चाहे वो मैं हूँ या मेरे पेरेंट्स हैं। हमारे को अम, ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ये पॉडकास्ट बनाने का, क्योंकि हम सब लोगों से शेयर करना चाहते थे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अभी भी गो थ्रू हो रहे होंगे बहुत सारे हुँ, लोग इस चीज़ से। तो अम, होपफुली आपको ये एपिसोड सुन के अच्छा लगा। और फिर हम अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।